वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन। हम लोग पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में कि हम लोगों ने अभी तक पिछला जो डिस्कस किया है वो फोर्सेस और फोर्स के रोटेशनल इफेक्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। और फोर्स के रोटेशनल इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंट कहते हैं। तो फोर्स हमारे पास किसी भी बॉडी को या तो उसका स्थिति परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है। जब स्थिति परिवर्तित करता है तो या तो रेखीय गति प्रोवाइड करेगा या वह रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करेगा। ठीक, रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करने के लिए उसमें मोमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मोमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो मोमेंट अप्लाई करने के लिए हम लोगों ने फोर्सेस का भी देखा, सिंगल फोर्स का, और एक कपल के लिए भी हम लोगों ने देखा था कि कपल हमारे पास क्या करता है, कपल सिर्फ और सिर्फ मोमेंट जनरेट करता है। वो ट्रांसलेटरी इफेक्ट उसका क्या होता है, जीरो होता है। अब हम लोग को ये देखना है कि अगर किसी पिंड पे बहुत सारे बल लग रहे हों और पिंड उसके बाद साम्य अवस्था में है तो साम्य अवस्था की क्या कंडीशन हो सकती है। साम्य अवस्था की कंडीशन ये होती है कि बॉडी हमारे पास उसके ऊपर नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। मींस दैट कि उस पे लगने वाले सभी फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो होना चाहिए तथा उसका जो टॉर्क है, उस पे जो मोमेंट काम कर रहा है नेट फोर्सेस, सभी फोर्सेस का, वो हमारे पास नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने कहां तक अभी देखा था। इसको हम लोगों ने ये देखा था कि अगर कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम क्या है। कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम हम लोग ये कहते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होता है नेट फोर्स जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए ऑन द बॉडी, और नेट जो हमारे पास मोमेंट होना चाहिए वो भी बॉडी पर किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर सभी फोर्सेस का मोमेंट ले लिया जाए तो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो होने के लिए दो कंडीशंस है। समेशन एफ एक्स जीरो होना चाहिए, समेशन एफ एक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। समेशन एफ वाई भी जीरो होना चाहिए। यानी अगर हम लोग सभी फोर्सेस को अगर हम लोग ये देख लें, दो पार्ट में अगर तोड़ लिया जाए, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, तो इन दोनों का हमारे पास समेशन इंडिविजुअली जीरो होना चाहिए। ठीक, तो मोमेंट भी सभी बलों का किसी भी पॉइंट के अबाउट हमारे पास क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग ये देखते हैं कि ये कंडीशन हम लोग किस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं और क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरीके के बल सिस्टम, बल निकाय हो सकते हैं, फोर्स सिस्टम हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं और उनको किस तरीके से काबू किया जा सकता है। सिंपल सी बात है कि जो फोर्स सिस्टम है, मतलब एक बहुत सारे बल उस पर कार्य कर रहे हैं, उनको हमें कंट्रोल करना है और इस तरीके से कंट्रोल करना है कि बॉडी हमारे पास मोशन ना करे। तो बॉडी अगर मोशन ना करे, मतलब उसका मोशन में चेंज ना हो, तो हमारे पास क्या करना है, उसमें एक्सेलरेशन जीरो हो, चाहे वो एंगुलर एक्सेलरेशन हो, चाहे वो हमारे पास रेखीय एक्सेलरेशन हो, तो वो जीरो होना चाहिए। उसके लिए हमारे पास नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए, नेट टॉर्क या मोमेंट हमारे पास बॉडीज पर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि कंडीशन क्या है हमारे पास। समेशन एफ एक्स जीरो होना चाहिए, समेशन एफ वाई जीरो होना चाहिए। कोलिनियर फोर्स सिस्टम को हम लोग ने देखा था। कोलिनियर फोर्स सिस्टम में सिर्फ एक सफिशिएंट कंडीशन हमारे पास काफी है इसको हमारे पास जीरो करने के लिए, इसका रिजल्टेंट जीरो करने के लिए। ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, एक ही लाइन में काम कर रहे हैं। तो ऐसा फोर्स सिस्टम जिसमें सभी बल एक ही लाइन में काम करते हों, वह क्या कहलाएंगे हमारे पास, कोलिनियर बल निकाय, कोलिनियर फोर्स सिस्टम। समरेखीय बल निकाय, समरेखीय बल निकाय में जो समेशन ऑफ फोर्सेस होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। हम लोग इसमें से किसी को भी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हैं। हमने अगर इसको पॉजिटिव ले लिया तो ये हमारे पास अपने आप क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ठीक, चलिए अब अगर हम लोग ये कहें कि इसमें हमारे पास जीरो होना चाहिए, तो अगर इसमें इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या कंडीशन है, तो ये होना चाहिए F1 माइनस F2 प्लस F3 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आना चाहिए, जीरो। ये हमारे पास कंडीशन है कोलिनियर फोर्स सिस्टम। अब हम लोग देखेंगे कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए, कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए। कोप्लानर का मतलब क्या होता है, एक ही तल में सभी बल किस में काम करेंगे, एक ही प्लेन में काम करेंगे। यानी सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल में काम करेंगी और एक ही तल में अगर काम करेंगी और एक बिंदु से पास होकर के जाएंगी तो उसको हम लोग कहेंगे समतलीय समगामी बल निकाय, कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। तो कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन तो हमारे पास वही है और किस तरीके से हम लोग उनका इक्विलिब्रियम देखेंगे तो हम लोग को ये देखना है। फॉर कॉनकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस, कॉनकरेंट यहाँ पे कोप्लानर भी होना चाहिए। तो कोप्लानर है, एक ही प्लेन में होंगे। मान लिया जाए कि हमारे पास एक प्लेन में तीन फोर्स काम कर रहे हैं, F1 F2 F3। तो इसके लिए जो सफिशिएंट कंडीशन है, अगर इनका नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया,
यदि इनका नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया, यानी Fx 0 और Fy 0, तो इसका कोई भी मूवमेंट से लेना देना नहीं होगा, हमें मूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक, मान लिया जाए कि इसका अगर हमें समेशन Fx समेशन Fy इसको 0 बनाना है, तो इसमें कंडीशन क्या आना चाहिए, समेशन Fx इंडिविजुअली 0 होना चाहिए, समेशन Fy। अब यहां पर देखें F1 F2 F3, इसमें कोई भी x डायरेक्शन या y डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इनके कंपोनेंट्स लेंगे, इनको तोड़ तोड़ करके हम लोग बराबर मतलब अलग अलग डायरेक्शन में हम लोग इसको x और y में हम लोग बनाएंगे। ठीक, चलिए तो अब हम लोग ये देखते हैं कि इसमें अगर हमें कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम अगर देखना हो तो कैसे हम लोग काम करेंगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसके लिए कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में कंडीशन तो हमारे पास Fx = 0 है, Fy = 0 है। तो मान लिया जाए कि हमारे पास फोर्स है, इसको हम लोग सेपरेटली बनाते हैं, F1 F2 F3 दिया है हमारे पास। तो ये बॉडी था, उस बॉडी पर हमारे पास 3 फोर्स काम कर रहे हैं, F1 काम कर रहा है, F2 काम कर रहा है। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है तो एक ही से पास होकर के जा रहे हैं, और ये इधर हमारे पास क्या काम कर रहा है, F3 काम कर रहा है। ये x एक्सिस हो गया और ये हमारे पास y एक्सिस हो गया। ठीक, एंगल हम लोग देख लेते हैं, एंगल में हम लोग के पास क्या था, θ1 θ2 θ3, θ1 θ2 और ये θ3। तो अगर हम लोग इसको ये चाहते हैं कि इसका कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, अगर हम लोग ये है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, इसका इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, तो हम लोग को ये देखना है समेशन Fx 0 होना चाहिए, समेशन Fy भी हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आइए हम लोग इसका कंपोनेंट देखें, इस फोर्स का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा भाई। तो हम लोग इनको सेपरेटली अगर इनका अगर वैल्यू अगर हम लोग बनाएं देखें, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, F1 cos θ1, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, F1 sin θ1। इस फोर्स का अगर हम लोग देखेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो F2 sin θ2, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा हमारे पास F2 cos θ2। इस फोर्स का इस डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, F3 sin θ3, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो किधर कितना हो जाएगा भाई, F3 cos θ3। अब हम लोग ये कहेंगे x डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन है तो ये पॉजिटिव होगा, ये y डायरेक्शन है तो इधर हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो समेशन Fx = 0 लिखना है, तो x डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है, 3 फोर्स काम कर रहा है, 1 2 3। देखें तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन Fx = 0। तो समेशन Fx = 0 में हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, F1 cos θ1, ये देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लोग लिखेंगे माइनस F2 cos θ2 माइनस F3 sin θ3। ये इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, और इस इक्वेशन को हम लोगों ने लिख दिया कि इक्वेशन नंबर 1 है। और समेशन Fy के लिए हम लोग क्या कहेंगे भाई, ये भी 0 होना चाहिए। y डायरेक्शन में देखिए कौन कौन सा फोर्स पॉजिटिव है, ये 2 फोर्स हमारे पास पॉजिटिव है, हम लोग क्या लिखेंगे, F1 sin θ1 प्लस F2 sin θ2, और माइनस में देखिए ये एक y डायरेक्शन में नेगेटिव में है, तो हम लोग लिखेंगे माइनस F3 cos θ3। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो इक्वेशन अगर हम लोग बनाना होगा कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए, तो केवल ये दोनों ही कंडीशन हमारे पास क्या है, सफिशिएंट है, पर्याप्त है। अगर एक बिंदु पर सभी बलों का रिजल्टेंट 0 आ गया तो उसका मोमेंट भी हमारे पास क्या होगा, 0 ही होगा, इसीलिए हमें मोमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि आप ये बताइए कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए क्या क्या कंडीशन है इक्विलिब्रियम में होने के लिए। तो केवल 2 कंडीशन ही हमारे पास सफिशिएंट है, समेशन Fx 0 होना चाहिए, समेशन Fy 0 होना चाहिए अगर कोप्लानर फोर्स सिस्टम है। अगर नॉन कोप्लानर सिस्टम होगा तो समेशन Fx 0 होना चाहिए, समेशन Fy 0 होना चाहिए, समेशन Fz भी 0 होना चाहिए। तो अब हम लोग ये कहें Fx 0 है, Fy भी 0 है, तो इसको हम लोग कंडीशन निकाल करके इसमें जो अननोन पूछा होगा उसके हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम ऑफ द 2 फोर्स सिस्टम। अगर 2 फोर्स सिस्टम अगर है हमारे पास, उनका इक्विलिब्रियम अगर देखना होगा
तो मस्ट है कि वो एक ही लाइन में होने चाहिए और अपोजिट होने चाहिए, अदरवाइज वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते। मान लिया जाए इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम एंड इट एक्टेड अपॉन ओनली टू फोर्सेज, देन दीज टू फोर्सेज मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम ऑफ टू फोर्स सिस्टम में हमारे पास जो ये टू फोर्सेस हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होने चाहिए। सर नहीं, अगर हम लोग दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कोलिनियर नहीं नॉन कोलिनियर कर दें तो ये F तो है, F है, इनका समेशन Fy 0 हो जाएगा, लेकिन इसका मोमेंट हमारे पास नॉट इक्वल्स टू 0 होगा सभी फोर्सेस का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये कपल की तरफ फॉर्म करेगा। अब हम लोग ये कहेंगे नहीं सर, अगर हमारे पास दो फोर्सेस इस तरीके से हैं, एक फोर्स इधर और एक फोर्स ऐसे काम कर दिया जाए और इसमें ऐसे अगर हम लोग ले लें तो इन दोनों का कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आ जाएगा। देखिए अगर यहां से ये एंगल थीटा बनाएगा तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो सकता है कि इसको बैलेंस कर ले, लेकिन इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट रिमेनिंग रह जाएगा। इसलिए हमारे पास टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड दे शुड बी इन कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में हमारे पास काम होने चाहिए। मान लिया जाए कि अगर हमारे पास फोर्स सिस्टम है, अगर 10 न्यूटन का इधर से फोर्स काम कर रहा है तो 10 न्यूटन इधर से काम करना चाहिए, तभी वो हमारे पास इक्विलिब्रियम में रहेंगे, अदरवाइज वो इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। मान लिया जाए कि मेरे हाथ पे अगर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाया 5 न्यूटन का और कोई 5 न्यूटन का इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाएगा 5 न्यूटन का, तो मैं इसमें चारों तरफ क्या करने लगूंगा, रोटेट करने लगूंगा। रोटेट करने का मतलब क्या है, देखो अगर इस तरीके से हमारे पास ये क्या होने लगेगा, रोटेशन होने लगेगा। तो रोटेशन ही हमारे पास इक्विलिब्रियम में नहीं होना चाहिए, मोमेंट भी हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये तभी संभव है, जब ये सभी तभी पॉसिबल है जब दो फोर्सेस हमारे पास क्या हो, एक ही लाइन में हो, एक ही रेखा में हो, कोलिनियर। ठीक, चलिए अब अगर हम लोग ये कहें कि दो से ज्यादा अगर फोर्स हो तो हमारे पास क्या होगा। देखिए ये हम लोगों ने दो फोर्सेस के बारे में ही बताया, अगर किसी बॉडी पे दो फोर्स काम कर रहे होंगे तो ये F और ये F एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, अदरवाइज हमारे पास वो इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकते हैं दो फोर्स सिस्टम, वो तभी होंगे जब कोलिनियर होंगे। अगर हम लोग ये कहें कि इक्विलिब्रियम ऑफ 3 फोर्स सिस्टम, तो 3 फोर्स सिस्टम इस प्रकार अगर इक्विलिब्रियम में वो तभी हो सकते हैं जब तीनों फोर्स कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम क्या हो, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हो और इस प्रकार लगे हों बॉडी पर। if the 3 body equilibrium is subjected to 3 coplanar forces, then the force system acting on the body should be concurrent force system। केवल और केवल क्या होने चाहिए, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम ही होंगे। अगर वो 3 फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं, तो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम और 3 फोर्सेस अगर काम कर रहे हैं, ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है, तो ये तीनों फोर्स अगर इक्विलिब्रियम में लाना चाह रहे हैं तो ये मस्ट है कि कॉन्करेंट होना चाहिए। कॉन्करेंट का मतलब संगामी, एक ही बिंदु से गुजरने वाले जो बल होंगे उनके लाइन ऑफ एक्शन है, एक ही पॉइंट से गुजरेंगे। आप लोग को अगर याद हो तो हम लोगों ने एक लामिस थ्योरम भी पढ़ा था, वो 3 फोर्सेस के लिए ही था। जब हमारे पास 3 फोर्सेस इनकमिंग या आउटगोइंग एक ही पॉइंट पे अगर काम करते हैं तो 3 फोर्सेस के लिए लामिस थ्योरम हम लोगों ने क्या लगाया था भाई, ये देखिए तीनों इनकमिंग है, अगर इसको अल्फा ले लिया जाए, इसको हम लोग क्या ले लें, इसको हम लोग ले लेते हैं गामा ले लें और इसको हम लोग ले लें बीटा, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन अगर इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग क्या लिखते थे, F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा और F3 अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन। तो ये हमारे पास लामिस थ्योरम था और लामिस थ्योरम भी हमारे पास किसके लिए था, 3 फोर्स सिस्टम के लिए था। कितने फोर्स सिस्टम के लिए था, 3 फोर्स सिस्टम के लिए, कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो 3 फोर्सेस अगर किसी बॉडी पे काम कर रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम में है तो मस्ट है कि वो कॉन्करेंट होने चाहिए, एक ही बिंदु से गुजरने चाहिए, अदरवाइज वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते। ठीक, चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। इन ए 3 फोर्स सिस्टम द रिजल्टेंट ऑफ एनी 2 फोर्सेस बिकम इक्वल टू द अपोजिट एंड कोलिनियर विद द थर्ड फोर्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम। अब देखिए ये क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। हमारे पास 3 फोर्स काम कर रहे हैं, ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इन दोनों का अगर रिजल्टेंट का मतलब क्या है, इन दोनों को एक फोर्स बना दिया जाए, तो एक फोर्स बना दिया जाएगा
तो हमारे पास कौन कौन से फोर्स रह जाएंगे? अब F3 रह जाएगा और यहां पर रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्स। और अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हम जानते हैं कि F3 और ये R इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए और अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यही स्टेटमेंट लिखा गया है। अगर 3 फोर्स सिस्टम को, जो कि इक्विलिब्रियम में है, अगर 2 फोर्स सिस्टम में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट निकल करके आएगा वो थर्ड फोर्स के साथ एक कोलिनियर होगा तथा अपोजिट इन डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। तभी वो हमारे पास बॉडी क्या हो सकती है? इक्विलिब्रियम में रह सकती है, अदरवाइज इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकती। ठीक, चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है हमारे पास, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट, आवश्यक तथा उपयुक्त कंडीशन फॉर ए नंबर ऑफ कोप्लानर फोर्सेस टू बी इक्विलिब्रियम। तो कोप्लानर बोला है, कॉन्करेंट नहीं बोला है, ध्यान देना इसमें। ये हमें क्या कह रहा है? केवल कोप्लानर फोर्स सिस्टम। तो कोप्लानर में तो कॉन्करेंट भी हो सकते हैं और नॉन कॉन्करेंट भी हो सकते हैं। तो कोप्लानर में अगर हमारे पास कॉन्करेंट केवल पूछा होता, अगर कॉन्करेंट का होता तो समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई अगर हम लोग कर दिए होते तो ये हमारे पास क्या हो जाता? ये कंडीशन सफिशिएंट रहता। लेकिन ये कोप्लानर केवल फोर्स कह रहा है, तो कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट भी हो सकते हैं। तो नॉन कॉन्करेंट में हमारे पास क्या हो जाएगा? समेशन एफ एक्स जीरो होना चाहिए, समेशन एफ वाई जीरो होना चाहिए और किसी भी पॉइंट के बाद मोमेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ध्यान देना है दोस्तों। अगर हम लोग ये कहें कि समेशन एफ एक्स, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, आप लोग के आया हुआ एसएससी जेई का क्वेश्चन है ये फॉर्मेट में। आप लोग पुराने क्वेश्चन अगर पेपर सॉल्व करेंगे देखेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा। अगर हम लोग ये कहें ये जो एफ एक्स है और एफ वाई, ये तब कंडीशन केवल लागू होता है जब हमारे पास कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का है। अगर केवल कोप्लानर फोर्सेस की बात कर रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास उसमें कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें ये तीसरी कंडीशन लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक, तो इसीलिए ऑप्शन जो हमारे पास होगा वो क्या होगा? डी। ये जो सी वाला ऑप्शन है ये किसके लिए? कोलिनियर फोर्स सिस्टम के। किसके लिए भाई? कोलिनियर फोर्स सिस्टम के लिए। ये अगर हमारे पास सिस्टम किसके लिए? जो मोमेंट जब केवल हमारे पास टॉर्क काम कर रहे हो, कपल्स काम कर रहे हो, तब के लिए हमारे पास मोमेंट अगर जीरो हो जाएगा तो हमारे पास फोर्सेस क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे। ठीक, मतलब इक्विलिब्रियम सिस्टम में होगा। और ये हमारे पास कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए अगर ये कंडीशन हो गया तो ये चारों के लिए आपको कंडीशन लिख लेना चाहिए। ये किसके लिए है? कोप्लानर कॉन्करेंट। ये किसके लिए हमारे पास? ओनली जब हमारे पास बॉडी पर क्या कर रहे हो हमारे पास, इसको लिखेंगे आप लोग, जब बॉडी पर केवल हमारे पास कपल्स वर्क कर रहे हो, ओनली कपल्स एक्टिंग ऑन बॉडी। केवल कपल हमारे पास काम कर रहे हो, केवल कपल्स अगर हमारे पास काम कर रहे होंगे बॉडी पर, तो उसका जो मोमेंट आएगा हमारे पास, मोमेंट अगर जीरो हो जाएगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में। ये जो तीसरा है ये कोलिनियर फोर्स सिस्टम के लिए। अगर कोलिनियर फोर्स सिस्टम है और ये सभी फोर्स एक्स डायरेक्शन में ही, एक्स एक्सिस में काम कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? समेशन एफ एक्स इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर दिस। और ये कोप्लानर फोर्स के लिए, किसी भी सिचुएशन में अगर कोप्लानर फोर्सेस काम कर रहे हैं, कितने भी मोमेंट या कितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास डी ऑप्शन होगा, जो कि हम लोग के लिए रिक्वायर्ड है। तो हम लोगों के लिए जो आंसर होगा वो कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन होगा। तो हम लोग लिखेंगे इसके लिए डी। इट क्लियर? चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है पार्ट। अगर हम लोग ये कहें, क्वेश्चन है ए मास ऑफ 35 kg, मास दिया हम लोग पास, कितना दिया है? 35 kg, यानी m इक्वल्स टू में कितना दिया है? 35। इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए वेटलेस बार ए बी का जो बार है, मतलब मास है, इसका कोई मास नहीं है, मतलब जीरो दिया हुआ है। सपोर्टेड बाय ए केबल सीबी, ये भी हमारे पास मासलेस है। सीबी, ये एक सीबी है, ये केबल है। एंड ए पिन एज शोन इन फिगर, द पिन रिएक्शन एट ए ऑन द बार ए बी पर हमें इसका रिएक्शन फाइंड आउट करना है कि रिएक्शन क्या। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग बी बॉडी पर कार्य करने वाले सभी फोर्सेस का
हम लोग एनालिसिस करेंगे और निकालेंगे कि कितना रिएक्शन डेवलप होगा, कितना नहीं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास ये फोर्स है, ये इसका हमें जो वेट दिया है वो कितना दिया है, 35 kg। 35 kg हम लोग को दिया है, हम लोग यहां पर लिख लेंगे 35, ये हमारे पास वेट हो जाएगा डब। तो 35 हमारे पास वेट दिया है, तो बी पॉइंट को अगर हम लोग इक्विलिब्रियम फॉर्मेट में बनाएं तो बी पॉइंट पे जो फोर्स काम करने वाले हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बी पॉइंट का बनाएं। बी पॉइंट हम लोग लिख दें, इस पे एक फोर्स काम कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 35, और यहां पर जो बी पॉइंट है ये इसको प्रेस करने की कोशिश करेगा, तो ये इसको आगे की तरफ प्रेस करेगा। तो आगे की तरफ प्रेस करेगा तो बी पॉइंट पे रॉड ए बी का जो रिएक्शन है, रॉड ए बी का जो पुश है वो किस डायरेक्शन में काम करेगा, आगे की तरफ काम करेगा। इसको हम लोग ने मान लिया। और हमारे पास ये जो पोर्शन होगा इसमें हमारे पास केबल है, और केबल देखिए जब ये बॉडी है नीचे आने की कोशिश करेगी तो केबल ने बी पॉइंट पे जो फोर्स लगाया होगा वो किधर लगाया होगा, ऊपर की तरफ मान लिया। और ये एंगल हमारे पास कितना है, थीटा डिग्री। हमें ये लेंथ दी हुई है 275 mm और ये हमें दिया है 125। तो अब हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि टेन थीटा कितना होगा। हम लोग वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगल थीटा की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो अब अगर हम लोग ये कहें कि बी पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो हम लोग थीटा तो भी निकालेंगे, उससे पहले हम लोग को ये देखना है कि ये बी बॉडी पर जो पॉइंट फोर्सेस काम कर रहे हैं ये कैसे हैं। तीन फोर्स काम कर रहे हैं, एक इनकमिंग है, दो आउटगोइंग है, और ये बी पॉइंट हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में अगर है भाई तो हम लोग इसका कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, तो कंडीशन हम लोग लगाएंगे कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। हम लोग ये दो कंडीशंस लगाएंगे, उससे पहले हम लोग फोर्सेस को ब्रेक करेंगे। तो हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग इसमें ब्रेक करने की कोशिश करें तो यहां पर ये आर बी हो जाएगा, ये 35G हो जाएगा, और इसका जो हमारे पास कंपोनेंट आया है वो कंपोनेंट ही हम लोग लिख लें। तो कंपोनेंट कितना होगा भाई, कंपोनेंट देखते हैं हम लोग। कंपोनेंट बताइए, इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा टी का ऊपर साइन आ जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास टी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ जाएगा टी कॉस। टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ये दो फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, दो फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो हम लोग समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे, तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास आर बी माइनस टी कॉस थीटा टू 0। और हम लोग ये लिखे हैं तो यहां से क्या आ जाएगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू आर बी, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हमारे पास है, ये किसको लिखा हम लोगों ने, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 0। अगर लिखेंगे तो वाई डायरेक्शन में क्या फोर्स है, टी साइन थीटा माइनस 35 इज इक्वल टू 0। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 35 इक्वेशन नंबर 2। देखिए दोस्तों, हम लोग के पास दो इक्वेशन मिल गया, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। दो इक्वेशन है हमारे पास और दो अननोन है। थीटा हम लोग को दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू हम लोग एनी हाउ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो हो गया, आरबी की वैल्यू हम लोग को निकालनी है कि आरबी कितना आएगा। तो आरबी निकालने के लिए हम लोग अगर इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दें तो हम लोग क्या मिल जाएगा, अगर हम लोग इक्वेशन
इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 हम लोग क्या लिखेंगे, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा। तो केवल हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर बी अपॉन 35G। हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करके आप लोग बताइए आरबी की वैल्यू कितनी आ गई। आरबी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 35G इंटू टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू हम लोग इसमें लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, 35 इंटू जी इंटू 125 अपॉन 275। ठीक, अब अगर हम लोग ये कहें कि इसको हम लोग इससे डिवाइड कर दें या फिर जो भी होगा कैलकुलेशन, ये हम लोगों ने आरबी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब ये जो आरबी की वैल्यू है, अगर हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये जो सिरा है, ये रॉड बी को आगे की तरफ ढकेल रहा है, तो बी इसको एक्शन और रिएक्शन से किस डायरेक्शन में ढकेल रहा होगा, इस डायरेक्शन में। यानी रॉड पर ये बी अगर सिरा है तो इस पे जो फोर्स लग रहा है आरबी इस डायरेक्शन में लगेगा, और आरबी लग रहा है तो आर ए इस डायरेक्शन में ये लगाएगा। ए का अगर हम लोग रिएक्शन पॉइंट देखेंगे तो हमारे पास ए का रिएक्शन इक्वल्स टू आर ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर बी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। और आर बी हमें क्या मालूम है, 35 इंटू 125 इंटू जी डिवाइडेड बाई 275। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी रिएक्शन का, जो कि कैलकुलेट किया है हम लोगों ने। तो आर जो हमारे पास आर ए आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा भाई, देखिए ये एक्स डायरेक्शन में है, एक्स और वाई के टर्म्स में पूछा है तो हम लोग एक्स और वाई टर्म में ले लेंगे। तो हमारे पास आर ए एक्स होगा, और आर ए एक्स की वैल्यू हम लोग जितना यहां से कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगा। ठीक, अब अगर हम लोग ये कहें कि आर एक्स यानी वाई का जो वैल्यू होगा हमारे पास क्या होगा, जीरो आएगा। आर वाई की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो, क्योंकि वाई डायरेक्शन में हमारे पास कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, कोई कंपोनेंट ही नहीं है ए पॉइंट के लिए। तो हमारे पास या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। आइए हम लोग नियर अबाउट में देखते हैं कि आंसर क्या है। अगर हम लोग ये कहें 275 से अगर हमें डिवीजन करना है तो 375 से अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 125 नियर अबाउट, और उससे कुछ ज्यादा आएगा। हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा बी पार्ट। बी पार्ट क्योंकि हमारे पास वाई में हमारे पास जीरो है और एक्स में हमारे पास केवल रिएक्शन होगा, और एक्स में क्या आ रहा है 343.4 न्यूटन। वाई डायरेक्शन में क्यों जीरो होगा, क्योंकि ये रॉड हमारे पास क्या है, हॉरिजेंटल है। रॉड हमारे पास क्या है, ये रॉड ए बी हॉरिजेंटल पोजीशन में है। तो टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो इन पे हमारे पास जो रिएक्शन आएगा, इसमें हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, हमारे पास वाई का जीरो आएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए यूनिफॉर्म हैवी रॉड ए बी, ये रॉड यूनिफॉर्म रॉड है, ए बी है, और लेंथ एल, इसका लेंथ एल दिया हुआ है, एंड वेट डब्ल्यू इज हिंज्ड एट ए पर हिंज किया गया है, ये हिंज पॉइंट हम लोग को दिया है, एंड टाइड टू ए वेट W1। कितने वेट से हमारे पास टाइड किया गया है, ये W1 वेट से, जो कि हैंग कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं ये वेट यहां से ऐसे आकर के ये W1 वेट हम लोग। द मासलेस स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली, जो सी पुली दिया हुआ है वो फ्रिक्शनलेस है, एट सी एज शोन इन द फिगर, इस फिगर में दिया हुआ है। इफ द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम एट हॉरिजेंटल कॉन्फिगरेशन, मतलब ये क्षैतिज अवस्था में रहते हुए ये इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं भाई कि इसका हमें ये बताना है कि
टेंशन क्या निकलना है, इफ द रॉड इन इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन देन व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन W एंड W1, W और W1 के बीच में क्या रिलेशन आएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग। अब अगर हम लोग ये कहें कि इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो तो हम लोग दो अलग अलग चीजों से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। एक तो हम लोग AB रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और एक इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो W1 वेट का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमने ये कह दिया कि W1 का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो वेट W1 किधर काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा, ऊपर टेंशन T काम करेगा। और इक्विलिब्रियम के समय में अगर कोई मोशन नहीं हो रहा है तो नेट फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो, यानी हमारे पास समेशन Fy जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो। ये कोलिनियर फोर्स सिस्टम। तो कोलिनियर फोर्स सिस्टम y डायरेक्शन में तो हम लोग समेशन Fy इज इक्वल टू जीरो रख देंगे। तो T माइनस W1 इज इक्वल टू जीरो, यानी T इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, W1। ये जो हमारे पास वेट है, ये जो वेट है इसका हम लोगों ने केवल फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है इसमें टेंशन निकालने के लिए, और ये फ्रिक्शनलेस पुली है तो यहां पर कोई लॉस नहीं होगा, और लॉस नहीं होगा तो ये टेंशन जो यहां पे टेंशन T है वही टेंशन ये होगा और ये टेंशन बराबर होंगे। नाउ अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं AB रॉड का। अगर AB रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग बनाएंगे तो ये B पॉइंट है, तो B पॉइंट पर हमारे पास एक लोड काम कर रहा है, ये टेंशन T, और T जो है वो W1 के इक्वल है, और यहां से एंगल हमारे पास थीटा भी है, और थीटा देने के लिए हमारे पास ये दिया है टेन थीटा। अगर हम लोग निकालेंगे, ये लेंथ L है और ये भी लेंथ L है, तो अगर हम लोग ये कहें कि यहां से यहां तक का अगर हम लोग डिस्टेंस देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल बनने से ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा है। तो थीटा अगर है तो हमारे पास हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि ये एंगल 45 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री। ये लेंथ L और L इसीलिए दिया है। कुछ लोगों का ये कहना होगा कि सर ये लेंथ यहां से आ जाएगा, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, नहीं, ये नेग्लिजिबल अमाउंट के लिए लेंथ इसीलिए हमें दिया है क्योंकि हम थीटा को कैलकुलेट कर सकें। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा, 1। देखो भाई, कुछ लोगों का ये कहना होगा कि सर क्या, हाँ ये जो हाइट दिया है वो यहां से दिया है और ये रस्सी ऊपर की तरफ जा रही है तो कहीं ये यहां पर इंटरफेयर करेगा, ये डिस्टेंस होना चाहिए था। हाँ वो होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं है। कंसीडरेशन जो थीटा कैलकुलेट करने के लिए जो दिया है वो यहां से यहां तक का इनके सेंटर का डिस्टेंस दिया हुआ है, और ये डिस्टेंस मतलब हमें रॉड का यहां से यहां तक नहीं दिया, ये यहां से इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो थीटा इज इक्वल टू, अगर ये L इज इक्वल टू 1 हो गया तो टेन थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1045। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। यहां पर एक रिएक्शन हमारे पास काम करेगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में तो केवल एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन काम करेगा, कोई वर्टिकल रिएक्शन काम नहीं करेगा। और यहां पर हमारे पास यहां पर एक वर्टिकल रिएक्शन भी हमारे पास काम करेगा, RAY और ये RAX होगा और ये RAY, और इसका जो वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड W काम करेगा, और ये यहां से ये L/2 दूरी होगा, और ये वाला जो दूरी होगा हमारे पास वो भी हमारे पास क्या होगा, L/2 दूरी। अब देखिए हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, W1 और W में रिलेशन फाइंड आउट करना है अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ना तो हमें x निकालना, RAX निकालना है, नहीं RAY निकालना है। टेंशन हम लोग निकाल ही चुके हैं। तो हम लोग क्या काम करेंगे कि इस A पॉइंट के अबाउट, ये जो A पॉइंट है, इस A पॉइंट के अबाउट हम लोग क्या ले लें, मोमेंट ले लें सभी फोर्सेस का, तो जीरो आना चाहिए, क्योंकि ये देखिए को प्लानर फोर्स सिस्टम है और नॉन कॉन्करेंट है। ये को प्लानर फोर्स सिस्टम है और ये क्या है भाई, नॉन कॉन्करेंट है। तो नॉन कॉन्करेंट है तो हमारे पास क्या होगा, समेशन Fx भी जीरो होना चाहिए, समेशन Fy भी जीरो होना चाहिए, और हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो समेशन Fx जीरो होने के लिए
हम लोग को अगर रिक्वायरमेंट होता तो हम आर एक्स निकाल लेते, समेशन एफ वाई निकालना होता आर वाई निकाल लेते, और हमारे पास जो भी रिलेशन हमें चाहिए होता वो निकाल लेते। लेकिन अगर हम लोग ये कहें कि समेशन एम ए भी तो 0 होगा, तो ए पॉइंट के अबाउट आर ए और ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ये इसका क्या हो जाएगा W इंटू एल बाई टू। ये क्लॉकवाइज घुमाने का कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और इसके दो कंपोनेंट होंगे। कितने कंपोनेंट होंगे भाई? दो कंपोनेंट होंगे। देखिए ये जो टेंशन है हमारे पास, इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। ये T इक्वल टू W1 है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट आ जाएगा T साइन थीटा, और ये इधर हो जाएगा हमारे पास T कॉस थीटा। ये फोर्स खत्म हो जाएगा। अब ये जो है ये इसके लाइन ऑफ एक्शन से ही पास होकर के जाएगा, इसीलिए इसका मोमेंट जो हो जाएगा 0। अब हमारे पास आएगा T साइन थीटा इनटू में L। ये क्लॉकवाइज घुमाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, इसीलिए ये 0 माइनस हो जाएगा, और इसको हम लोग 0 कर देंगे। तो T का वैल्यू हम लोग रख देंगे WL बाई टू इज इक्वल टू W1 साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब साइन 45 इंटू L। तो ये L से L कट जाएगा, और साइन 45 का वैल्यू हम लोग जानते हैं। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स? साइन 45 का वैल्यू होता है 1 बाई अंडर रूट 2। अगर हम लोग यहां पर ये स्पेस अगर मैं ले लूं तो ये क्या लिखें, W बाई टू इज इक्वल टू W1 साइन का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई अंडर रूट 2। 1 बाई अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा? W1 इंटू साइन 45 1 बाई अंडर रूट 2। ये अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी W1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? W बाई अंडर रूट 2, यानी W इज इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2। ये रिलेशन हम लोग के पास आना चाहिए। देखते हैं हम लोग ऑप्शन में क्या दिया है। तो ये थर्ड ऑप्शन देखिए, ये W1 इज इक्वल टू W, W1 इज इक्वल टू W बाई टू, नहीं W1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 W। ये हमारे पास W इज इक्वल टू हमारे पास आया है, तो W इज इक्वल टू अंडर रूट 2, यानी डी ऑप्शन होगा। देखिए भाई ध्यान देना, इसमें हम लोग ने W इज इक्वल टू ये वाला आंसर दिया है हम लोग पास, तो ये आंसर W बाई अंडर रूट 2 हो जाएगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, W अंडर रूट W1 इज इक्वल टू W बाई अंडर रूट 2। ठीक, चलिए आज के लिए हम लोग इसमें ये जो चैप्टर है हमारे पास सिस्टम ऑफ फोर्सेस एंड देयर एप्लीकेशन, ये कंप्लीट हो गया। और इसके आगे का जो चैप्टर है सेंट्रॉइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।